गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सोशल साइंस एसएसटी भी आप लोग कहते हैं उसके बारे में 10th क्लास की एसएसटी के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। उसी एसएसटी के अंतर्गत पहला चैप्टर चूँकि जैसा आप जानते हैं वो आपका है नेशनलिज्म इन यूरोप इन 19th सेंचुरी, यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप इन 19th सेंचुरी, यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं जैसा कि चैप्टर का नाम है, और आपको ये भी बता दें दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, आपकी बुक का ये पहला चैप्टर है। ओके, तो इसमें एक वर्ड आया है नेशनलिज्म। कौन सा वर्ड आया है? नेशनलिज्म। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का वैसे तो अगर शाब्दिक अर्थ लें तो इसका मतलब है राष्ट्रवाद। अब ये नेशनलिज्म है क्या? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगन और भक्ति की भावना ही राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहलाती है। ऐसा समझ में बच्चों, क्या है? अपने राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम, लगन और भक्ति की भावना ही नेशनलिज्म कहलाती है। ओके, क्लियर हुआ नेशनलिज्म क्या है? अब हम आगे बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज नॉट अ कंट्री, यूरोप कोई देश नहीं है, बल्कि यूरोप छोटे छोटे देशों का एक समूह है। क्या है? यानी कि यूरोप में छोटे छोटे कई देश आते हैं। अब उन देशों में 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की भावना वहाँ के लोगों में जागृत हुई। तो वहाँ पे हमने बताया कई छोटे छोटे देश हैं, उनमें कुछ प्रमुख देश हैं, उसमें नेशनलिज्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। उन प्रमुख देशों में सबसे पहले हम बात करते हैं इटली की। किसकी? इटली की। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे इटली का यूनिफिकेशन हुआ? इटली वॉज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स। पहले इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में, यानी कि 7 स्टेट्स में डिवाइड था इटली। उसके बाद में 1859 में ऑस्ट्रिया और 1860 में स्पेन को कैवूर ने हराया। 1859 में ऑस्ट्रिया को और 1860 में स्पेन को कैवूर ने हराया। और 1870 में रोम को जीत करके 1870 में रोम को जीत करके इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ओके, समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लें। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था, 7 स्टेट्स में डिवाइड था। 1859 में कैवूर ने पहले ऑस्ट्रिया को हराया, फिर 1860 में स्पेन को हराया। उसके बाद 1870 में रोम को जीत करके इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ। अब हम आगे बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी भी एक प्रमुख राष्ट्र था उस समय। जर्मनी की बात करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबसे पहले नेपोलियन ने, हाँ एक बात और बता दें, जर्मनी भी इटली की तरह से 39 स्टेट्स में डिवाइड था। कितने? 39 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। कौन? जर्मनी। तो जर्मनी चूंकि 39 स्टेट्स में डिवाइड था, सबसे पहले नेपोलियन ने उन 39 राज्यों को, 39 स्टेट्स को यूनिफाई किया, एकीकृत किया। उसके बाद में 1866 से 1871 के बीच, 1866 से 1871 के बीच, यानी कि 1866 से और 1871 के बीच बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया गया। 1866 से 1871, 1866 से 1871 के बीच में
बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी कि लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, उसके नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया गया। ओके, अगला हम बात करते हैं अगले कंट्री की बात, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। ब्रिटेन भी प्रमुख राष्ट्रों में से एक था, नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। अब हम ब्रिटेन की बात करेंगे। तो जैसे हमने इटली की बात की, उसके बाद में हमने जर्मनी की बात की, अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं। 1688 यानी कि 1688 की शानदार क्रांति, 1688 की शानदार क्रांति के बाद में ब्रिटेन में राजा की शक्ति कम हो गई। क्या हुआ? ब्रिटेन में राजा की शक्ति कम हो गई और देश में या कंट्री में डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक, आप जिसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। ब्रिटेन प्राचीन काल में, यानी कि अपने ओल्ड डेज में, ब्रिटेन प्राचीन काल में रोम के अधीन था। किसके अधीन था? रोम के अधीन था। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो कंट्री है हमारा वह है नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में नेशनलिज्म में क्या हुआ? 1789 में, 1789 में, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद लुई 16 के शासन का अंत हो गया। 1789 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उसके बाद में लुई 16 के शासन का वहां पर अंत हो गया। किसके शासन का अंत हो गया? नाम याद रखिएगा बच्चों, लुई 16 के शासन का वहां पर अंत हो गया और संवैधानिक राजतंत्र की वहां पर स्थापना हुई और वहां का प्रमुख लुई फिलिप को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? लुई फिलिप को वहां का प्रमुख बना दिया गया। 1848 की राज्य क्रांति, 1848 की यानी कि 1848 की राज्य क्रांति से फिलिप के भी शासन का अंत हो गया और फ्रांस में राष्ट्र राज्य का, नेशन स्टेट्स का उदय हो गया। तो ये था नेशनलिज्म इन फ्रांस के बारे में। अब हम अगले कंट्री की बात करते हैं, यूनान या ग्रीस। किसकी बात करेंगे? यूनान या ग्रीस। तो यूनान पहले टर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था? टर्की साम्राज्य के अधीन था। 1832 में एक स्वतंत्र यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वर्ल्ड के सामने यूनान प्रस्तुत हुआ। अब हम अगले देश की बात करते हैं, वो है हमारा ऑस्ट्रिया। कौन सा है? ऑस्ट्रिया। इन 1948 यानी कि 1948 में ऑस्ट्रिया मेटरनिक के तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप से फ्री हुआ था। किसके डिक्टेटरशिप से? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया 1948 में मेटरनिक के डिक्टेटरशिप से फ्री हुआ था। अगला जो हमारा छोटा सा कंट्री है उसकी हम बात करेंगे, उसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। नेक्स्ट कंट्री इज बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ? 1815 में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ में मिला दिया गया। किसके साथ में? बेल्जियम को हॉलैंड के साथ में मिला दिया गया था और उसके बाद में राष्ट्रीय भावनाओं के फलस्वरूप 1832 में 1832 में बेल्जियम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट कंट्री हमारा है रशिया। आप लोग इसको रूस भी कहते हैं। अब हम रशिया की बात करेंगे। रशिया के शासक जार या रूस के शासक जार ने 14 गणराज्यों, याद रखिएगा शासक का नाम है जार। रूस के शासक जार ने 14 गणराज्यों और रूस यानी कि रशिया को मिलाकर के सोवियत संघ के नाम से एक देश बनाया। कौन सा देश बनाया? सोवियत संघ नामक एक देश बनाया। रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति 1917 के बाद देश में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। तो ये तो था
रशिया के बारे में। अब हम बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है, एक इसमें आता है नेपोलियनिक कोड। अब इसका मतलब क्या है? नेपोलियनिक कोड, यानी कि नेपोलियन की संहिता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? नेपोलियन की संहिता। क्या कहते हैं इसको? नेपोलियन की संहिता। फ्रांस में इसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता था नेपोलियनिक कोड को। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1804, यानी कि मेड इन 1804, 1804 में। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, इन 1815, 1815 में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशा जैसी महाशक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेपोलियन चूंकि बहुत शक्तिशाली था, तो उसको कई देशों ने मिलकर के, जैसे ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशा, इन शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को 1815, 1815 में हराया था। अगला जो हमारा बिंदु है वो है ज्यूसेपी मैत्सनी के बारे में। ज्यूसेपी मैत्सनी, ज्यूसेपी मैत्सनी ने, अगला जो हमारा बिंदु है वो है ज्यूसेपी मैत्सनी। इन्होंने क्या किया था? ज्यूसेपी मैत्सनी ने यंग इटली, यंग यूरोप नामक संस्थाएं बनाई थी। कौन सी संस्थाएं बनाई? यंग इटली और यंग यूरोप नाम की संस्थाएं बनाई थी। किसने बनाई थी? ज्यूसेपी मैत्सनी ने। अब हम कुछ शब्द इसमें यूज हुए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द है हमारा एब्सोल्यूट। क्या है? एब्सोल्यूट। फर्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। मतलब ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी विशेष प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज यूटोपिया। अब ये यूटोपिया क्या है? इसके अंतर्गत हिंदी में इसे कल्पना आदर्श भी कहते हैं। यूटोपिया को क्या कहते हैं? कल्पना आदर्श। अब ये यूटोपिया क्या है? इसके अंतर्गत एक ऐसे समाज की कल्पना की जाती है, यानी कि इतना अच्छा हमारा समाज हो, इतना अच्छा हो कि जिसका साकार होना लगभग असंभव सा हो, उसे क्या कहते हैं? यूटोपिया। अगला जो हमारा शब्द है कंजर्वेटिज्म। क्या है? कंजर्वेटिज्म। ऐसी राजनीति दर्शन जो परंपरा स्थापित, यानी कि जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, प्राचीन परंपराएं, परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, बल देता है, यानी कि प्राचीन परंपराओं के आधार पर बल देता है। और तेज बदलाव, यानी कि रैपिड चेंजेस की बजाय, तेज बदलावों की बजाय उसमें धीमे, यानी कि स्लो डेवलपमेंट, धीरे धीरे और क्रमिक विकास हैं को प्राथमिकता दी जाती है। अगला जो हमारा शब्द है इसमें यूज हुआ है चैप्टर में, जर्मेनिया। अब ये जर्मेनिया क्या है? जैसा वर्ड से पता चलता है, बिलोंग टू किससे? जर्मनी। ये जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। तो किससे संबंधित है ये? जर्मनी से। अगला हमारा वर्ड जो है वो शब्द है वो है मारियन। अब मारियन क्या है? मारियन फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का रूपक नारी की वो छवि, फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का रूपक नारी की वो छवि जो सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। साथ ही मारियन ईसाइयों का एक प्रचलित नाम भी था। साथ में ही मारियन ईसाइयों का एक प्रचलित नाम भी था। तो बच्चों, आपने देखा कि इस चैप्टर में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में जाना। वहाँ के छोटे छोटे देशों में किस तरह से नेशनलिज्म की भावना प्रकट हुई, उनमें कुछ प्रमुख देश हैं, उनके बारे में हमने आपको संक्षिप्त रूप में बताया भी है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।